हेलो एंड वेलकम। रिटायरमेंट और सक्सेशन प्लानिंग पर हम ये खास शो लेकर आते हैं दूर की सोच। साल 2050 तक हर 5 में से एक भारतीय सीनियर सिटीजन होगा, यानी उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के आंकड़े कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। जैसे कि भारत की कुल आबादी में बुजुर्गों की तादाद दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी तो होगा क्या, ये समझिए। 1 जुलाई 2022 तक जनसंख्या का 10.5% हिस्सा बुजुर्ग आबादी का था, यानी आप मान सकते हैं अच्छी खासी इनके नंबर्स थे। लेकिन यही 2050 तक बढ़कर 20.8% बढ़ेगा, यानी कि ठीक डबल हम इसकी स्पीड देख रहे हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तेजी से बिना किसी रिटायरमेंट प्लान के रिटायर हो रहा है। मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में ये बात सामने आई थी कि करीब 69% लोग ऐसे थे उस सर्वे में जो शामिल हुए थे कि वित्तीय तौर पर वो असुरक्षित थे। यही वजह है कि रिटायरमेंट की उम्र में भी लोगों को काम करना पड़ता है। उनके पास या तो पर्याप्त रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बच्चे उनका ख्याल रखेंगे, या फिर जो पैसे बचाए हैं वो उनके लिए काफ़ी साबित नहीं हुआ और महंगाई के सामने उनकी सारी बचत बौनी पड़ गई। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए हम करवा रहे हैं मनी 9 में आपके रिटायरमेंट की बेस्ट प्लानिंग। और इस सीरीज में मेरे साथ जुड़ते हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। थैंक यू सो मच सर। हमने आपसे पहले सक्सेशन प्लानिंग की बात की और आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है। पर क्या है ना कि रिटायरमेंट, क्योंकि हम बहुत सालों के बाद करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट गोल है लेकिन अर्जेंट गोल नहीं है। लोगों को लगता है कि चलिए पहले बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग कर लें, पहले घर खरीद लें, पहले गाड़ी खरीद लें, पहले घूम लें, फिर रिटायरमेंट। हाँ अभी तो बहुत दूर है। और मुझे लगता है यही जो है ना, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर करते करते कहीं ना कहीं गाड़ी छूट जाती है रिटायरमेंट प्लानिंग के गोल की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे इतने सारे गोल्स हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, नया घर, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं जी पहले बच्चे की पढ़ाई या घर, फिर मे बी वकेशंस वगैरह, फिर एक नई गाड़ी, और उसके बाद रिटायरमेंट की सोचेंगे। इट्स अ वेरी फार ऑफ गोल। तो मैं उनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहता हूँ जब आप प्लेन में चढ़ते हो और एयर होस्टेस इमरजेंसी डिमॉन्स्ट्रेशन करती है तो वहाँ पर वो कुछ लाइन बोलती है। वो कहती हैं जब एयर प्रेशर कैबिन में कम हो जाएगा तब ऑक्सीजन मास्क आएंगे आपके ऊपर से। फिर वो एक लाइन बोलती है, पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की सहायता करें। वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि एक आदमी जो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी और की मदद भी नहीं कर सकता, चाहे वो उसके बच्चे हों, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके स्पाउस हों। तो आपका पहला ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको अपने आप को सिक्योर करना है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग को नंबर 1 गोल क्यों नहीं मानते? पहले वो कहते हैं जी सबसे दूर का गोल है, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें और हो जाएंगी। दूसरा, ये बहुत सेल्फिश गोल है, ये मेरे लिए। बाकी गोल्स किसके लिए? औरों के लिए। लाइफ में जो भी व्यक्ति होता है उसकी 2 तरीके की इनकम होती है। एक होती है जो वो खुद कमाता है और एक होती है जो उसका पैसा कमाता है, राइट? तो लाइफ में बेटर क्या है कि आप खुद पैसा कमा रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा है। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए इतना पैसा कमाने लगे कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, उस दिन आप रिटायर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिटायरमेंट क्या एक एज है या एक स्टेज है लाइफ की? क्या ये एक उम्र है या पड़ाव है? ये एक पड़ाव है, और ये वो पड़ाव है लाइफ का जिस दिन आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और जिस दिन आप इस पड़ाव को पहुंच जाते हैं, जब आपके लिए पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, उस दिन से आप वो काम करते हैं जो आपको करने में अच्छा लगता है। और जब आप वो काम करते हैं जो आपको करने में अच्छा लगता है तो आप लाइफ में ज़्यादा अचीव करते हैं। मैं दुनिया में आखिरी आदमी हूँगा जो आपसे कहेगा कि आपके बच्चे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नया घर इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी खाली एक ही आपको सलाह है कि इस पढ़ाई की कॉस्ट आपकी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपकी डेथ होगी या आप रिटायर होगे, तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसका मतलब ये एक कंपलसरी गोल है, ऑप्शनल गोल नहीं है। और अगर ये कंपलसरी गोल है तो हमें इसके लिए ज़रूर प्लान करना चाहिए।
वेरी इंपॉर्टेंट कंपल्सरी गोल है रिटायरमेंट। हम सब इस दौर पर पहुंचेंगे और इस पड़ाव पर पहुंचेंगे। तो आपने कहा कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू, ना कि आप मनी के लिए काम कर रहे हो, और वो होता है रिटायरमेंट का बेसिक पड़ाव। तो क्या पैसों की ही प्लानिंग है रिटायरमेंट? हमें क्या पैसे को ही प्लान करना है कि भाई हमारा खर्चा कैसा चलेगा जब हमारी वो एक रेगुलर इनकम जो हम अब महीने में कमा रहे हैं वो बंद हो जाएगी? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हम सब्जी कैसे लाएंगे? हमारा इलाज कैसे होगा? हमें क्या सिर्फ पैसों की प्लानिंग को ही पुख्ता रखनी है? तो मैं बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से मिलता हूँ और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम पैसा नहीं होता, वो होता है सेंस ऑफ पर्पस। क्या मैं अभी भी सोसाइटी के लिए रेलेवेंट हूँ? वो होता है रेगुलर स्केड्यूल। आप रिटायर्ड आदमियों से लोगों से मिले, वो कहते हैं टाइम नहीं कटता। तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? पैसे की प्लानिंग तो है ही, पर लाइफ प्लानिंग पोस्ट रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपने अच्छी लाइफ प्लानिंग नहीं करी रिटायरमेंट के बाद, तो आप पे कितना भी पैसा हो वो व्यर्थ है, क्योंकि आप एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ नहीं जी पाएंगे, राइट? तो रिटायरमेंट इज़ नॉट अबाउट मीन्स, इट इज़ हैविंग मीनिंग पोस्ट रिटायरमेंट। कि क्या आप अभी भी रेलेवेंट हैं सोसाइटी के लिए? क्या अभी भी आपको लगता है कि मैं, क्योंकि यू कैन रिटायर फ्रॉम वर्क, पर क्या आप लाइफ से रिटायर हो रहे हो? आप काम से रिटायर हो रहे हो? लाइफ तो अभी भी चल रही है, और जब तक लाइफ है आदमी के गोल्स होने चाहिए, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि मुझे ये करना है। और रिटायरमेंट बहुत अच्छा टाइम है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो शायद आप काम की वजह से नहीं कर पाए, राइट? तो वो जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, क्या रिटायरमेंट एक इंडिविजुअल गोल है, एक कपल गोल है, या फैमिली गोल है? आपको क्या लगता है? सर आप मुझे हमेशा उलझा देते हैं ऐसे सवालों में। मुझे लगता है ये इंडिविजुअल गोल है, क्योंकि मैं रिटायर होंगी, मुझे अपने बारे में भी सोचना होगा। बच्चे अगर होंगे तो वो तब तक सेटल हो गए होंगे। कपल? हाँ, कपल हैं तब तो हाँ, कपल गोल 90% लोगों के लिए रिटायरमेंट कपल गोल है। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कपल गोल होना चाहिए? ये है ही कपल गोल, क्योंकि आप साथ ही रिटायर होंगे, राइट? और एक क्वेश्चन और है, क्या आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की बातें अपने स्पाउस से करी हैं? और मैं उनसे अगर उनकी रिटायरमेंट के सवाल पूछूं, क्या वो जवाब सेम आएंगे जो आपके हैं? है ना? क्योंकि आप, हो सकता है आप कहते हैं कि मैं अपने घर वालों के पास रहूं, वो कहते हैं कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद मैं अपने घर वालों के पास रहेंगे, राइट? तो बहुत सारे इस तरीके के गोल्स होंगे जो पोस्ट रिटायरमेंट आपके 3 तरीके के गोल्स इसमें आएंगे, आपके पास आएंगे जब आप एज कपल इस पे बात करेंगे। एक तो होते हैं को एग्जिस्टिंग गोल्स, कि आपकी बात भी पूरी हो सकती है, उनकी बात भी पूरी हो सकती है। एक होते हैं कि कॉमन गोल्स, मैं भी घूमना वहीं जाता हूँ, आप भी वहीं पे घूमना जाना चाहते हैं। पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग गोल होते हैं कि वो इस तरफ जाना चाहते हैं, मुश्किल होता है। और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट इंडिविजुअल, एटलीस्ट इट्स अ कपल गोल। और जो मैं भी वही गलती कर रही थी, मुझे लग रहा था तो मुझे इंडिविजुअली प्लान करना है, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कपल गोल होना चाहिए। तो जब हमने इतनी बात कर ली कि कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स की तैयारी करनी है, आपको एज अ पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर के साथ इसकी तैयारी करनी है, लेकिन कैसे शुरुआत करें? तो यही होगा मेरा अगला सवाल। और जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर दीपक जैन मेरे साथ बने हुए हैं, अगले 40 मिनट तक हम बातचीत करने वाले हैं। तो रिटायरमेंट से जुड़े जो भी क्वेश्चन आपके मन में, देखा जैसे सर ने मुझसे पहला सवाल पूछा, मैं वहीं पर फेल साबित हुई। आई एम श्योर आपके भी कुछ ऐसे सवाल होंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए दीपक से, कैसे शुरुआत की जाए? क्योंकि रास्ता लंबा है, क्योंकि ये फार ऑफ गोल है, तो शुरुआत हमें कब करनी चाहिए, कैसे करें? कब करनी चाहिए? तो मतलब आप जिस दिन कमाना शुरू करें उस दिन आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शनल गोल है ही नहीं, कंपलसरी गोल है। और जितनी यंग एज से आप इसके लिए पैसा सेव करना शुरू करेंगे, उतना कम परसेंटेज आपको अपनी इनकम का रिटायरमेंट के लिए सेव करना पड़ेगा। पर एक और क्वेश्चन था, मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव कितना करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कितना कॉस्टली गोल है। तो हमने एक कैलकुलेशन करी, एक 30 साल का आदमी जो महीने में 40,000 रुपये खर्च कर रहा है, और वो हमसे कहता है जी हम 60 ईयर्स की एज पे मैं रिटायर होऊंगा और 85 तक ही जिंदा रहूँगा। तो आप मुझे बताएं, मुझे रिटायरमेंट वाले दिन 60 की एज पे कितना पैसा होना चाहिए मेरे पास, जो मेरे अगले 25 साल तक काम कर जाए? और जो फिगर आई उसको हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वो फिगर थी 9.71 करोड़ रुपीज़। तो अगर मैं लोगों से पूछूं आपका अपने 10 करोड़ रुपए का क्या प्लान है, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई प्लान नहीं होगा, क्योंकि वो सोच के बैठे हैं कि हमारे
जो नॉर्मल सेविंग्स हैं उससे ये काम चल जाएगा, हमारे बच्चे हमारी हेल्प कर देंगे, हमारी पेंशन इनफ होगी, वो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता। तो आपको इसको जितनी यंग एज में आप प्लान करेंगे उतनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट गोल तक पहुंच जाएंगे। पर कई लोग क्या करते हैं, वो रिटायरमेंट जल्दी एज में नहीं कर पाते। अगर आप जल्द एज में नहीं कर पाए, आप लेट हो गए, 30 या 40 में पहुंच गए, तो आपको वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो अपनी सेव करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए, उसको चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और दो तरीके के लोग मुझे मिलते हैं जब मैं प्लानिंग की बात करता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की। एक तरीके के लोग वो हैं जिनका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, सेविंग पोर्टफोलियो है। जब भी कोई गोल ड्यू होता है उसमें से पैसे निकालते हैं और बाकी पैसा कंटिन्यू करता है आगे के गोल्स के लिए। ये फर्स्ट टाइप के लोग हैं। एक और टाइप के लोग हैं, उन्होंने हर एक गोल के लिए सेपरेट पोर्टफोलियो बना रखा है। बेटर कौन सा है दोनों? बेटर सेकंड वाला तरीका है, जब आप हर एक गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। और ये क्यों बेटर है? दो चीज़ों से के लिए बेटर है। पहला, जब आप पैसे को नाम दे देते हैं तो आप उससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँ ये आपके बेटे की पढ़ाई का पैसा है, या आपकी बेटी की पढ़ाई का पैसा है, या आपकी रिटायरमेंट का पैसा है, और ये आपकी वकेशन का पैसा है। कौन से पैसे पे आप जल्दी हाथ डालेंगे इनमें से? मे बी वकेशन के पैसे, राइट। तो आप जैसी नाम देते हैं आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। उसमें एक अर्जेंसी भी हो जाती है कि भाई ये क्या अर्जेंट है और क्या जो है जो आप अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करें, तो लेबल देना बहुत जरूरी है। और दूसरा है एसेट एलोकेशन, जो है कि कितना परसेंट पैसा इक्विटी में जाए, कितना परसेंट डेट में जाए। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? टाइम टू गोल, गोल कितना दूर है, राइट। अगर मैं एक 60 साल के आदमी से पूछूं कि जी आप अगर, या मेरे एक 60 साल का आदमी मुझसे पूछे कि जी मुझे अपने ग्रैंडसन की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, जो मुझे चाहिए 15 साल बाद, तो ये पैसा मैं कहाँ डालूं? तो मैं कहूँगा इक्विटी में डालो मेजॉरिटी, राइट। और अगर मुझे एक 20 साल का आदमी पूछे मुझे अगले साल गाड़ी लेनी है, ये पैसा कहाँ डालूं? मैं कहूँगा डेट में डालो। इसका मतलब एज हैज़ नथिंग टू डू विद कि आप पैसा किस जगह डालो, इक्विटी या डेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने का कि पैसा कहाँ जाएगा, कितना परसेंट इक्विटी और डेट में, वो है गोल कितनी दूर है। और रिटायरमेंट का गोल ज्यादातर लोगों के लिए काफी दूर गोल है, 30 साल हो सकता है। तो इसका मतलब इसका मेजर पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, ओके, और बहुत कम पैसा डेट में। और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास पहुंचो, इस पैसे को इक्विटी से डेट में ट्रांसफर करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको शुरुआत जल्दी करनी होगी। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया, बताइए जो इंसान 40,000 रुपए कमा रहा है, वो जब आज से कुछ 30-35 साल बाद रिटायर होगा तो उसे 10 करोड़ का कॉर्पस उसके पास होना चाहिए। और इस 10 करोड़ की तैयारी आपकी है या नहीं है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई प्लान करना चाहता है कि भाई मेरे पास इतने साल के बाद मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, तो उसको कैलकुलेशन का उस गोल तक कैसे पहुंचे, वो गोल को कैसे समझे, अपने मौजूदा खर्चों को निकाले, फिर उसे ऐड अप करे, आप क्या और इसमें हमें महंगाई एक है, क्योंकि आज जो चीज़ मुझे 200 रुपए की मिल रही है वो जब मैं 30 साल 35 साल बाद रिटायर होंगी तब नहीं मिलेगी। तो आपको कितना कॉर्पस चाहिए वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है इन्फ्लेशन, कि महंगाई दर क्या है। और महंगाई दर दो तरीके की है। एक तो है जो आप CPI या WPI कहते हैं, कि जो आप एग्जिस्टिंग चीज़ें आज की डेट में कंज्यूम कर रहे हो उसकी रेट ऑफ इंक्रीज कितना है प्राइस का। पर एक और महंगाई दर है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो नए खर्चे आप ऐड कर रहे हो। और आज से 10 साल पहले ओला उबर पे आप कितने पैसे खर्च करते थे, जोमेटो स्विगी पे कितने खर्च करते थे। तो ये नए खर्चे ऐड हो रहे हैं। और ये जो महंगाई दर है ये कम से कम बराबर है जो एग्जिस्टिंग महंगाई दर से। तो अगर आप कहते हो 6% का इन्फ्लेशन, तो मैं कहूँगा 6% की ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। तो एक्चुअल में 12% की महंगाई दर से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, एटलीस्ट। दूसरी चीज़ है आप कितने साल तक जीने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो एज मोर्टेलिटी एज है ये बढ़ती जा रही है, राइट। तो इंडिया में आज मोर्टेलिटी एज 75-80 के आसपास आम होने लगी है। कुछ साल पहले ये 50-60 तक थी, राइट। तो आप जितना ज़्यादा जियोगे आपको उतने ज़्यादा कॉर्पस की ज़रूरत होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए, राइट। तो ये कई चीज़ें हैं जो एक साथ काम करती हैं ये डिसाइड करने में कि मुझे कॉर्पस कितना चाहिए।
ओके, तो आप रैंडमली बैठ करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को लेना, अपने पार्टनर के गोल्स को, अपने पार्टनर के, आप रिटायरमेंट के बाद किस तरह की लाइफ चाहते हैं ये भी मायने रखतेगा। लाइफस्टाइल महंगाई का आप सामना कितना करते हैं, यानी अगर आप मान लीजिए आज खाना हर महीने में 6-7 बार जोमेटो स्विगी से मंगवा रहे हैं, तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी आप मंगवाने वाले हैं, इसी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना होगा।